हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हम डिस्कस कर चुके हैं। आने वाली 2 से 3 क्लासेस में हमारा यूजीसी नेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, स्पेशली ऑफ द सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प होती है, जरा सी भी हेल्प होती है, सो इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो अभी तक हम कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, मार्केट, फैक्टर प्राइसिंग, ये चारों टॉपिक थॉरोली फिनिश कर चुके हैं। आज की क्लास से हम जनरल इक्विलिब्रियम को शुरू करेंगे एंड आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज पुट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा इशू है, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू ब्रिंग द सोल्यूशन टू ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनरल इक्विलिब्रियम में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है। पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा हमको पढ़ना है एक्सेस डिमांड, एंड दिस एक्सेस डिमांड कम्स फ्रॉम द वॉलरस लॉ। ठीक है, एंड इसी से आता है आपका एक्सेस डिमांड फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सेस डिमांड फंक्शन। इसी के साथ में आपको पढ़ना है परेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत थोरोली क्लियर होने चाहिए। इनमें से कोई भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जरूरी नहीं है हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाए। जैसे कि हम 2012 से 2023 तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन सालों में केवल 11 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। सो इफ यू आर लकी ना तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। बट इन एग्जाम्स की अच्छी बात ये होती है, इन क्वेश्चंस की, इन टॉपिक की, कि ये बहुत इजी होते हैं, इजी टू ग्रैब होते हैं। अगर आपने 1-2 दिन भी इन्हें पढ़ा है ना तो आप इजीली इनसे जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ पाएंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, वॉलरेशियन जनरल इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। देखिए बात हो रही है जनरल इक्विलिब्रियम की, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम अभी तक हम पढ़ते आए हैं और अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि हमने केवल एक मार्केट को पढ़ा और मार्केट का डिमांड पढ़ा, मार्केट का सप्लाई पढ़ा और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है और दोनों ने इंटरसेक्ट किया और हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम, हम केवल एक मार्केट की बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि जो मार्केट है वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट मार्केट की हम बात कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम, तो जनरल इक्विलिब्रियम में हम ये मानते हैं कि जो मार्केट है वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट से क्या मतलब है कि जो मार्केट है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, यानी कि मार्केट ए गुड का जो है दैट इम्पैक्ट्स प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड बी एंड बी का ए को इम्पैक्ट करता है। मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इसीलिए जनरल इक्विलिब्रियम जो है उसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बात करते हैं, साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं।
एंड वी कंसीडर इंटरडिपेंडेंस, और जो भी फीडबैक होता है, जो भी प्राइस आउटपुट डिसीजन होता है एक इंडस्ट्री का, उसको हम दूसरी इंडस्ट्री में कंसीडर करते हैं. तो दैट इज द क्रक्स ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम. A solution of Walras general equilibrium will exist if and only if condition of fixed point theorem is satisfied. Correct. जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल इक्विलिब्रियम में हम बहुत सारी मार्केट को कंसीडर करते हैं. तो बहुत सारी मार्केट को कंसीडर करने का मतलब क्या है कि उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होती हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं. फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या बताती है? फिक्स पॉइंट थ्योरम हमको बताती है दैट ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसका कोई ना कोई एक फिक्स सोल्यूशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. यानी कि जो वेरिएबल्स हैं कोई ना कोई एक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो जो सोल्यूशन होगा उसमें दैट इज सोल्यूशन जिसमें जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है वो सारी मार्केट में क्लियर हो जाएंगी. और ये एक कोर रिक्वायरमेंट है. अगर हम ये नहीं मानेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कभी भी जनरल इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे. ठीक है. परेटो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी सेटिस्फाइड नहीं, हिग्स स्टेबिलिटी कंडीशन नहीं, द कंडीशन ऑफ परेटोज लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटिस्फाइड नहीं. ठीक है. तो फिक्स पॉइंट थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए. फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या बताती है कि जितने भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उस सोल्यूशन पे ठीक है जो मार्केट सप्लाई होती है डिमांड के इक्वल हो जाती है साइमल्टेनियसली सारी मार्केट में, केवल एक मार्केट में नहीं, सारी मार्केट में. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल इक्विलिब्रियम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्रस जनरल इक्विलिब्रियम, वी आर टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस ऑल मार्केट्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल मार्केट. कीप दैट इन माइंड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's go to the next question. A general equilibrium is defined as a state in which all economic units maximize their respective objective function, all prices are simultaneously in equilibrium and all markets are cleared. यही मैंने आपको बताया है. All economic units से क्या मतलब है कि कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है. कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है, यानी कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में है. जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है. दैट मीन्स वी आर इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. और मैंने क्या बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है, साइमल्टेनियसली हम हर मार्केट की बात कर रहे होते हैं. ऑल प्राइसेस आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम. आपके जो प्राइसेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है, और इस इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे आपका जो मार्केट है वो परफेक्टली क्लियर हो रहा है. यानी कि ना तो आपको एक्सेस डिमांड देखने के लिए मिल रही है और ना ही आपको एक्सेस सप्लाई जो है वो देखने के लिए मिल रही है. हेंस ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Walras general equilibrium model uses a system of equation. नहीं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नॉट नेसेसरीली ट्रू. जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन हो वो लीनियर हो, वो नॉन लीनियर भी हो सकती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकती है. सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन करेक्ट. मैंने हमेशा से बताया कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो वॉलरस के मॉडल में हम यूज करते हैं. अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं, जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशंस ही हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following are true for excess demand function for an individual? Excess demand जो है वो वॉलरस ने बताया था. जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ प्राइस बताई थी तो थ्योरी ऑफ प्राइस में भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी. एक मैंने आपको मार्शल का थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ाया था और मैंने एक आपको वॉलरस का थ्योरी ऑफ प्राइस पढ़ाया था. और ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रही थी. तो मैंने उसमें आपको वॉलरस का थ्योरी ऑफ प्राइस भी पढ़ाया है. ठीक है. बिकॉज वॉलरस का थ्योरी ऑफ प्राइस मैंने उसमें पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया कि एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें वहां पे देखने के लिए मिलता है. एक्सेस डिमांड का मतलब ये होता है कि हम डिमांड माइनस सप्लाई. एक्सेस डिमांड को कैसे निकालते हैं? एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू डिमांड माइनस सप्लाई. और जब हम इसी को डिमांड को भी हम लीनियर फंक्शन की फॉर्म में
या फिर लीनियर फंक्शन भी नहीं, तो आप मान लीजिए डिमांड को अगर आप डिमांड फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सप्लाई को आप सप्लाई फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका ये क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड फंक्शन। ठीक है, एक्सेस डिमांड फंक्शन निकलता है कैसे, डिमांड में से सप्लाई माइनस करके। दूसरा क्या है, एक्सेस डिमांड जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेस डिमांड पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा। एक्सेस डिमांड नेगेटिव कब होगा, जब डिमांड हमारा सप्लाई से कम होगा। तो एक्सेस डिमांड फंक्शन के क्या फीचर्स हैं, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन ऑल प्राइसेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो एक्सेस डिमांड फंक्शन होता है वो होमोजीनियस होता है और उसकी डिग्री 0 होती है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस और इनकम अगर हम उनको स्केल भी कर दे तो एक्सेस डिमांड जो होती है वो अनचेंज्ड होती है। अगर हम अपना प्राइस भी बढ़ा दें और इनकम भी बढ़ा दें और दोनों सेम फैक्टर से बढ़ाएं, मान लीजिए दोनों 10% से बढ़ा रहे हैं, तो आपकी एक्सेस डिमांड जो है वो अनचेंज रहती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। दीज ओबे वॉलरस लॉ, करेक्ट, ये वॉलरस लॉ को फॉलो करते हैं। और वॉलरस लॉ क्या कहता है, सम ऑफ द एक्सेस डिमांड इन ऑल मार्केट इज 0। ठीक है, यानी कि लेट्स से देयर आर एन मार्केट और एन मार्केट का आपको एक्सेस डिमांड मिलता है, तो कुछ एक्सेस डिमांड आपको पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ एक्सेस डिमांड आपको नेगेटिव मिलेंगे, और अल्टीमेटली पॉजिटिव और नेगेटिवली बैलेंस आउट करके एक्सेस डिमांड हमेशा 0 होगा। तो ऑप्शन बी भी ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन आप क्या टिक करेंगे एग्जाम में, सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement are true for the Arrow-Debreu model of general equilibrium? Arrow-Debreu ने जो मॉडल दिया है जनरल इक्विलिब्रियम का, उसमें कौन सी चीजें ठीक है। Goods are identified where they are to be delivered. Goods are identified when they have to be delivered. ये दोनों ऑप्शन ठीक है। जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं और स्पेशली एरो-डिब्रू मॉडल की बात करते हैं, तो उसमें गुड को हम ये डिफाइन नहीं करते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि हम इस चीज से भी वो करते हैं कि कहाँ पे हम उनको डिलीवर करेंगे और कब उनको डिलीवर करेंगे। यानी कि जो गुड्स होते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में और प्लेस के रिस्पेक्ट में स्पेसिफाई किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर, प्लेस पर ये जो गुड है वो अवेलेबल होगा भी या नहीं होगा। इससे हमें जनरल इक्विलिब्रियम सेटिंग में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a problem connected with the general equilibrium analysis? General equilibrium analysis में कौन सी प्रॉब्लम जो है वो कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहली बात हुई एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम। जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि किसी भी इक्विलिब्रियम में 3 तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहला होता है एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम, दूसरा होता है यूनिकनेस का प्रॉब्लम और तीसरा होता है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम। वो सारी प्रॉब्लम जो पार्शियल इक्विलिब्रियम में होती हैं, वही सारी प्रॉब्लम आपको जनरल इक्विलिब्रियम में भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है बेटा, एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। यानी कि कोई एक ऐसा प्राइस होगा जिस प्राइस पर सारी मार्केट क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि वेदर देयर एग्जिस्ट ए जनरल इक्विलिब्रियम और नॉट, यानी कि कोई ऐसा प्राइस एग्जिस्ट करता भी है जिस प्राइस पर साइमल्टेनियसली सारी मार्केट क्लियर हो जाए, या फिर ऐसा कोई मार्केट हमारी इमेजिनेशन में ही है। तो एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है। यूनिकनेस का मतलब यह है कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि एक इक्विलिब्रियम हमको मिला, एग्जिस्टेंस मतलब हमें पता चल गया कि देयर इज इक्विलिब्रियम, पर क्या गारंटी है कि वो एक यूनिक इक्विलिब्रियम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको एक यूनिक इक्विलिब्रियम ना मिलके बल्कि मल्टीपल इक्विलिब्रियम मिले, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो इसके वजह से हमारा जो इशू है, यानी कि यूनिक इक्विलिब्रियम, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर कैन बी द मल्टीपल इक्विलिब्रियम। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी होता है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या कहता है, ये बताता है कि एक इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो जाए तो क्या वापस फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ आ पाएगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है या नहीं होता है, वो हम इस चीज से पता लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ इकोनॉमी में
तो डिस्टरबेंस के बाद वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आते हैं तो अंडर दैट कंडीशन आप ये मान सकते हैं कि स्टेबिलिटी है, और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि देयर इज अनस्टेबिलिटी इन द मार्केट। तो ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि ये तीनों ही प्रॉब्लम है जो जनरल इक्विलिब्रियम में हमें देखने के लिए मिलती हैं। हेंस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the adjacent figure 1 and 2 the demand curve and supply curve are shown. Point E and F represents the equilibrium point. Then which of the following is correct? आपको बताना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट है। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान करनी है। अभी बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हाउ डू वी फाइंड स्टेबिलिटी। देखिए स्टेबिलिटी की कैसे पता करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या नहीं। तो हमने माना सबसे पहले कोई इक्विलिब्रियम में है। लेट्स से इक्विलिब्रियम से अगर जरा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो उस डिस्टरबेंस के बाद में अगर वो वापस दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, उस डिस्टरबेंस के बाद वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करते हैं और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और वो अगर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम से, उससे दूर चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है बेटा, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास दो फिगर गिवन है, हम इनको कंडीशन को बारी बारी एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज पॉइंट ई, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम हमारी क्वांटिटी है। सपोज ड्यू टू एनी रीजन हमारा जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी था, इससे हमारा प्राइस बढ़ा तो कितना हो गया, P1 हो गया। एट प्राइस P1 क्या है, मेरा सप्लाई इतना है और डिमांड इतना है। ठीक है, तो ये जो बीच में एरिया है, सप्लाई तो इतना कम है और डिमांड कितना कम कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा कर रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये क्या हो गया, एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई। ठीक है, क्या हो गया, ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन जो है वो हमको देखने के लिए मिली। ठीक है, और जब भी हमें एक्सेस डिमांड की कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब होता है कि जो कुछ कंज्यूमर्स हैं वो अनसेटिस्फाइड होकर चले गए हैं। बिकॉज जो कंज्यूमर है वो अनसेटिस्फाइड होकर चले गए हैं, तो वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, यानी कि वो प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश करेंगे, और जब हम प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में हम इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ तो वापस आ ही नहीं रहे हैं। बिकॉज हम इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ वापस नहीं आ रहे हैं, यानी कि वी आर डिफ्लेक्टिंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो पॉइंट ई तो मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। व्हाई, बिकॉज जैसे ही थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस की वजह से मैं क्या कर रही हूं, इक्विलिब्रियम से दूर भाग रही हूं। ठीक है, तो यहां पे सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। नीचे देखते हैं पॉइंट एफ, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पे मान लीजिए दिस इज ओपी, प्राइस हमारा बढ़ता है, तो इस पे हमारा डिमांड तो इतना सा है और सप्लाई इतना ज्यादा है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। जब भी डिमांड कम होगा और सप्लाई ज्यादा होगा तो वो क्या होगा बेटा, वो हमारा एक्सेस सप्लाई की कंडीशन जो है उसको बनाएगा। ठीक है, बिकॉज ये एक्सेस सप्लाई की कंडीशन जो है वो हमको देखने के लिए मिली, और जब भी एक्सेस सप्लाई होती है इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास ना कुछ स्टॉक आ गया है, प्रोड्यूसर के पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा है जिसको वो सेल आउट नहीं कर पाए हैं। और अगर प्रोड्यूसर अपने स्टॉक्स को सेल आउट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, वो अपना थोड़ा सा प्राइस कम कर देते हैं। प्राइस कम करने की वजह से क्या होता है, जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो डिमांड जब आपकी बढ़ती है तो आप अल्टीमेटली अपना सारा जो स्टॉक है उसको क्लियर कर लेते हो। यानी कि जब भी ऐसे कंडीशन में प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस
प्राइसेस को नीचे लेकर आएंगी और हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा बेटा, वी विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि एफ जो है, वी अंडरस्टूड कि एफ जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और ई जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। both points E and F are the points of stable equilibrium नहीं, both points E and F are the points of unstable equilibrium नहीं, equilibrium is stable at point E and unstable at point F, उल्टा दिया हुआ है, equilibrium is unstable at point E and stable at point F। yes, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है, क्योंकि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E पे अनस्टेबल है और F पे स्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है और क्यों स्टेबल है वो मैं आपको समझा चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटरमाइंस प्राइस एंड साइमल्टेनियसली इन क्वांटिटीज ऑफ ऑल मार्केट्स, नहीं, प्राइस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली, करेक्ट। इसका जो मतलब है ना वो दूसरा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइसेस को डिसाइड कर रहे हैं और उसी के हिसाब से क्वांटिटीज को डिसाइड कर रहे हैं। prices and quantities in all markets simultaneously and explicitly take feedback effects into account, correct। feedback जो होता है वो जनरल इक्विलिब्रियम कंसीडर करता है, यानी कि एक मार्केट का इक्विलिब्रियम दूसरे मार्केट पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उनका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है, ये भी जनरल इक्विलिब्रियम जो है कंसीडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज नॉट रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी थोड़ी देर पहले देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट करते हैं, ये जून 2021 का क्वेश्चन है और ये देखिए नवंबर 2017 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन जो है वो आपको देखिए सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको जून 2021 में देखने के लिए मिल रहा है कि जनरल इक्विलिब्रियम में से कौन सी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती है। क्वेश्चन का वर्ड भी चेंज नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो ये क्वेश्चन आप 100% सोल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपको बेटा 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यूनिकनेस प्रॉब्लम थी, हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि क्या जनरल इक्विलिब्रियम में ऐसा कोई एक यूनिक इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा या फिर ऐसा कोई प्राइस एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा जिस प्राइस पे हमारा सारी मार्केट साइमल्टेनियसली क्लियर हो जाए। देन हमने सोचा कि एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बता दिया। यूनिकनेस का प्रॉब्लम ये होता है कि कोई एक यूनिक इक्विलिब्रियम हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर कैन बी मल्टीपल इक्विलिब्रिया टू। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम मैंने बताया कि अगर ड्यू टू एनी रीजन आप इक्विलिब्रियम से डिफ्लेक्ट कर गए तो आप कितनी जल्दी इक्विलिब्रियम में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप इक्विलिब्रियम में वापस आएंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर आप इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आएंगे तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। मोरल हजार्ड प्रॉब्लम जो होती है, मोरल हजार्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये आपको जनरल इक्विलिब्रियम में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, मोरल हजार्ड प्रॉब्लम, हेंस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्जिनल कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरिया। देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम परेटो ऑप्टिमैलिटी की बात करते हैं तो परेटो ऑप्टिमैलिटी में हम 3 तरीके की एफिशिएंसी की बात करते हैं। सबसे पहली जो एफिशिएंसी है जिसकी हम बात करते हैं वो है एक्सचेंज एफिशिएंसी। एक्सचेंज एफिशिएंसी से मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 गुड्स का सेम हो जाए टू ऑल द पीपल हु वांट टू कंज्यूम दैट, ठीक है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स फॉर एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ये सेम हो जाए ए के लिए भी और बी के लिए भी, ठीक है, इट इज सेम फॉर ऑल द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इक्वल्स टू द प्राइस रेशो।
ठीक है। दूसरी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, विच इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी से क्या मतलब है? प्रोडक्शन एफिशिएंसी से आपका सिंपल सा मतलब ये है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सेम हो जाता है और वो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट गुड्स को बनाने में यूज हो रहे हो, एंड दिस इज इक्वल टू द वेज रेंटल रेशो। ठीक है, यानी कि एम आर टी एस एल के फॉर गुड एक्स, एम आर टी एस एल के फॉर गुड वाई इज इक्वल टू वेज रेंटल रेशो। एक्सचेंज एफिशिएंसी हो गई हमारी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो गई, और इसके साथ में एक और एफिशिएंसी होती है विच इज आउटपुट एफिशिएंसी। आउटपुट एफिशिएंसी से क्या मतलब है? आउटपुट एफिशिएंसी से हमारा सिंपल सा मतलब ये है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरपीटी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी दो गुड का इक्वल हो जाता है फॉर ऑल द फर्म्स एंड इट इज इक्वल टू द प्राइस रेशो, यानी कि एम आर पी टी एक्स वाई फर्म ए का एम आर पी टी एक्स वाई फर्म बी का इक्वल हो जाएगा टू द प्राइस रेशो। अब देखिए कौन सी कंडीशन सही नहीं है। एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर एस बी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी एक्स वाई, ये करेक्ट है। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्सचेंज एफिशिएंसी। ठीक है, एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू एम आर टी एस एल के एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर, दिस इज करेक्ट, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एमआरपीटी के एक्स वाई इज इक्वल टू एमआरपीटी एल एक्स वाई, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें एल के यहाँ पे आना था और ये ऊपर जाना था। ठीक है, एम आर टी एस एल के इज इक्वल टू एम आर टी एस वाई इज इक्वल टू आर बाई डब्ल्यू। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, हेंस एक जो ऑप्शन है विच इज नॉट करेक्ट, आप मुझे बताइए वो कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है दैट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि जब हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फैक्टर बिटवीन एल एंड के, तो वी टॉक अबाउट डब्ल्यू बाई आर रेदर वी टॉक अबाउट आर बाई डब्ल्यू। इसमें ये जो सामने लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, हेंस ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन है परेटो ऑप्टिमैलिटी का, वो आपको गलत दिया हुआ है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट वॉलरेशियन डिमांड फंक्शन। वॉलरेशियन डिमांड फंक्शन को ही हम एक्सेस डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक्सेस डिमांड फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, तो लेट्स सी इट। The Wallace demand function XPW is homogeneous of degree 0 if this. Yes. वॉलरेशन डिमांड फंक्शन जो होता है वो होमोजीनियस होता है डिग्री 0 का। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस एंड वेल्थ अगर हम सेम प्रोपोर्शन से चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो चेंज नहीं होती है, हेंस ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। जहां भी ऑप्शन ए है, जहां भी ऑप्शन ए नहीं है उसको हटा दीजिए, तो हमने इसको हटा दिया। द वॉलरेशन डिमांड फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, नहीं, जब होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 हो गया तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो जहां जहां ऑप्शन बी है उसको आप हटा दीजिए। तो ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। दो क्वेश्चंस को पढ़ते ही, दो स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ गया विच इज डी। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। द वॉलरेशन डिमांड फंक्शन सेटिस्फाई वॉलरस लॉ if for every price which is greater than 0 and we have p dot x is equal to w, correct। p dot x is equal to w का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल वैल्यू है जो कंज्यूमर डिमांड करता है that is equal to their wealth, p into x price of good and good x which is equal to the total of their wealth।
वॉलरस लॉ सेज द कंज्यूमर फुली एक्सपेंड्स हिज वेल्थ, यस करेक्ट। वॉलरस लॉ ये मान के चलता है कि जो कंज्यूमर है वो सारी की सारी अपनी वेल्थ को खर्च कर देता है। इफ प्राइस एंड वेल्थ बोथ चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन देन इंडिविजुअल कंजम्पशन टाइप चॉइसेस डज नॉट चेंज। ये ऑप्शन ए को ही रिफ्रेज करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो बेसिकली केवल ऑप्शन बी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो ठीक है। हेंस ऑप्शन ए सी डी इज करेक्ट। ठीक है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होते और आपको ये पता होता कि एक्सेस डिमांड फंक्शन जो होता है वो डिग्री 0 का होमोजीनियस होता है, और इसी इंफॉर्मेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो लोगों को बहुत ज्यादा ये लगा था कि कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसे आप पीवाईक्यू की नॉलेज से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे जो जनरल इक्विलिब्रियम है, जनरल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एफिशिएंसी क्राइटेरिया के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जैसे जैसे शेयर करते हैं ना तो वो बहुत हेल्प करता है हमको, इट बूस्ट आवर मोटिवेशन, और आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्स शो करेंगे हम उतना ही बेटर कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे।